देखो बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज द रिपल्शन created on outermost cell electrons by inner cell electrons. Repulsion created on outermost cell electrons by inner cell electrons is known as screening effect. और जेड इफेक्टिव बेटा हमने इससे डिस्कस किया था, जेड इफेक्टिव का मतलब था नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू था जेड माइनस सिग्मा. सिग्मा हमने कहा था स्क्रीनिंग कांस्टेंट है. सिग्मा इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट. Sigma is the screening constant and Z is the charge on the nucleus, and this will be equal to the number of protons. Charge on nucleus, and it will be equal to the number of protons. ये protons के number के बराबर होगा बेटा. Z will be equal to the number of protons and sigma is the screening constant. अब देखो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की डिफरेंट जो वैल्यूज थी ये स्लेटर ने बताई थी. स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्लेटर रूल्स हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए. स्लेटर रूल्स, तो जो स्लेटर रूल्स है बेटा, स्लेटर रूल्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम. हाइड्रोजन हीलियम के लिए तो होगी ओनली 1s सेल. तो 1s सेल के लिए इसकी जो सिग्मा की वैल्यू होगी, सिग्मा विल बी इक्वल टू 0.30. उसके बाद नेक्स्ट nth सेल के लिए, किसी भी सेल में, जैसे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन nth है, ये n-1 है, ये n-2 एंड सो ऑन, और सारे अंदर वाले. तो nth जो सेल होगा बेटा, nth सेल के लिए ये सिग्मा की वैल्यूज़ हैं. जो n-2 एंड सो ऑन है, इनके लिए तो होगी 1.0 उसके अंदर वालों के लिए, और इसके लिए होगी 0.85, और nth सेल के लिए होगी बेटा अपने पास 0.35. ये डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी इनके लिए. अब देखो ये इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे. जिस भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट का नेट मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी नेग्लेक्टेड. वी विल लीव the one electron outer, on which we have to calculate सिग्मा. उसके जिसके ऊपर सिग्मा निकालना है. अब देखो बेटा, अपन लेते हैं इसके अंदर सोडियम. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है अपने पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. नो सर. देखो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारे को डिवाइड करना है. देखो 1, ये 1 है, ये तो हो गया तुम्हारे पास nth सेल. अब ये हो गया 2s2p6. देखो ये सेकंड सेल है, तो सेकंड सेल हो गया ये n-1, और ये 1s हो गया बेटा अपना n-2. अब इसके ऊपर देखो सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन. तो सिग्मा बराबर हो गया अपने पास, देखो nth सेल, मैंने बोला जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अपने को कैलकुलेट करना है उसको छोड़ देंगे हम. तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक को लीव कर दो, उसकी वैल्यू को भी लीव कर दो. अब अंदर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 6 तो बच गए पी में, और 2 बच गए इसके अंदर एस में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 के से हो गया अपने पास 0.85 इंटू उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8. नाउ प्लस अंदर वाला n-2 के लिए वैल्यू है 1, तो प्लस 1 इंटू उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने 2. तो यहाँ से आ गया अपने पास सिग्मा. अब ये जो सिग्मा की वैल्यू आई बेटा, ये वैल्यू आ गई 8 5 40 एंड 8 8 64 प्लस 8 6.8.
तो 6.8 प्लस 2 8.8, ये अपने पास 8.8 आ गई सिग्मा की वैल्यू। अब देखो बेटा जेड इफेक्टिव नेट चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर क्या आया 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 ही होंगे सोडियम के अंदर, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होगा माइनस वही उसमें प्रोटॉन्स, 11 माइनस 8.8। 8.8। सो जेड जेड इफेक्टिव कम्स टू बी 2.2. टू। This is for sodium. This is how we will calculate the Z effective. For example, सर जितने एटॉमिक नंबर देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास होगी 1s2 2s2 एंड 2p5, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बेटा इसमें ये आउटर मोस्ट शेल हो गया इसमें nth, तो ये हो गया इसमें 2p, और ये यस सर। 1s एन हो गया माइनस n-1। अब इसमें 1। अपने को क्या करना है, nth सेल में से जिस भी इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करना था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ देंगे, तो इसमें 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक को छोड़ देंगे तो 6। बच गए अपने पास 6। अब 6 6। इंटू एन एस की वैल्यू थी 0.35, तो ये अपने पास आ यस गई सर। 6 5 जा 30 एंड 6 3 जा 18, 2.1, ये आ गई 2.1। तो इससे अब n-1 के लिए वैल्यू थी अपने पास 0.85, इलेक्ट्रॉन हो 2 गए इंटू इसमें जीरो 2, पॉइंट तो 0.85 इंटू 2 ये आ गया अपने पास 1.7, इसको टोटल ऐड कर देंगे तो ये दिस कम्स टू बी 3.8। अब इसके लिए जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड इफेक्टिव फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 9, तो 9 माइनस 3.8, तो 9 माइनस 3.8 ये बराबर आएगा अपने पास 9 माइनस 3 6 5.2 5.2 आ सर जाएगा। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं छोड़ा? सी एज इन अ पीरियड, in a period as electrons are added in the same cell. This thing is usually generally electrons are added in the same cell, और या ये बोल सकते हैं हम ये p ब्लॉक और s ब्लॉक के लिए, s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए electrons are added in the same cell, hence वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब सेम सेल में ऐड होंगे हेंस वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड सिग्मा डिक्रीजेस। जेड इफेक्टिव की वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगी और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी डिक्रीज। इसके अंदर। सिग्मा डिक्रीजेस हेंस वी कैन से sigma decreases, hence atomic size decreases, yes or no, पीरियड में। अब Yes, देखो sir. जनरली इन अ ग्रुप as we move from top to bottom, this is the periodicity in their atomic size, as we move from top to bottom then number of cells increases, which number of cells increases which outweighs the effect of increased nuclear charge. Top to bottom number of cells increases which outweighs the effect of increased nuclear charge, hence size increases, इसलिए साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएगी। रेडियाई, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर exact atomic radii because
क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम मुश्किल होता है, बिकॉज आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम। आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज डिफ़िकल्ट। सेकंड जो है अपने पास, सेकंड केस इज कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की बाउंड्री होती है बेटा, बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट वेल डिफाइंड। इलेक्ट्रॉन्स की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती है, इसलिए ये मुश्किल है इसके एग्जैक्ट। तो इसलिए हम वी विल कैलकुलेट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में इंटरन्यूक्लियस उनके जो बॉन्डेड डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। बॉन्डेड डिस्टेंस को कैलकुलेट करके और उसकी हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगी अपने पास एटॉमिक रेडियस। तो व्हाट वी कैन से, एटॉमिक रेडियस इज द atomic radius is the 1/2 of the atomic radius is the 1/2 of the internuclear distance between टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच का 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स इज नोन एज, उसको बोलेंगे अपन एटॉमिक रेडियस बेटा। 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दैट इज डिफाइंड एज एटॉमिक रेडियस। अब देखो ये जो एटॉमिक रेडियस है, इस एटॉमिक रेडियस की बात करें, जैसे दो एटम है, एक एटम है ये अपने पास ए और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। पहले फर्स्ट अपन केस बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस की, ये दो एटम्स है बेटा, ये दो एटम्स जुड़े हुए हैं। मान लो इनको हमने ए एटम मान लिया, ये डिस्टेंस है आर ए और ये भी डिस्टेंस है बेटा इसमें आर ए। तो इसमें जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटरन्यूक्लियर मतलब दो के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हो गया, इसको हमने मान लिया डी ए। तो जो एटॉमिक रेडियस है आर ए बराबर हो जाएगा अपना डी ए डिवाइडेड बाई 2। आर ए विल बी इक्वल्स टू डी ए डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से अपन एटॉमिक रेडियस निकालेंगे बेटा इसका। ये तो जैसे सेम एटम हो तो उसके लिए निकाल सकते हैं अपन, और जिन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम हो तो उनके लिए भी इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट इसमें अपन कैसे देखते हैं, ये तो व्हेन टू एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हेन टू एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब मान लो इसके अंदर ये फर्स्ट केस लेते हैं अपन, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोवेलेंट बॉन्ड था। सेकंड केस है कि जब दो एटम डिफरेंट, टू अलग अलग एटम हो, टू डिफरेंट एटम्स, और दोनों डिफरेंट एटम्स के बीच में व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस, डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम हो। तो बहुत कम हो, जैसे अलग अलग एलिमेंट ले लिए कोई भी अपन ने, एक तो कार्बन ले लिया और एक आयोडीन ले लिया। तो कार्बन और आयोडीन से जैसे बेटा कंपेयर करते हैं तो ये अपने पास हो गया कार्बन और ये हो गया आयोडीन का रेडियस। सो दिस इज आर आई, आयोडीन का रेडियस, और ये हो गया अपने पास आर सी,
कार्बन का, तो इनके बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हुआ वो बोलेंगे अपन DCI, कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड का लेंथ। तो DCI, तो यहाँ से अपन RI या RB, अगर DCI अपने को पता है और रेडियस एक का निकालना है तो टोटल अपन ये बोल सकते हैं कि DCI विल बी इक्वल्स टू RC प्लस RI। तो दो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पता है और एक एटम का डिस्टेंस पता है, रेडियस, तो वो दोनों से, जैसे आयोडीन है तो आयोडीन का तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, आयोडीन आयोडीन के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये एक आयोडीन का एटम है, ये दूसरे आयोडीन का एटम है, तो यहाँ पे RI, तो RI तो अपने पास इस तरीके से आ जाएगा, RI विल बी इक्वल्स टू DII के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस DCI होगा, उसमें RI पुट कर देंगे तो RC का आ सकता है, C का निकाल लेंगे तो RI का आ सकता है। इस तरीके से अपन दो डिफरेंट एटम्स के लिए कैलकुलेट करें। अब मान लो कि ये तो जब बोला कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो, अब मान लो कि ऐसे बोल दें कि व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर, जब डेल्टा EN मोर हो बेटा, ज़्यादा हो, तो डेल्टा EN जब ज़्यादा होती है तो उसके केस में हम एक स्टीवनसन एंड शॉमेकर्स इक्वेशन यूज़ करते हैं। स्टीवनसन एंड शॉमेकर इक्वेशन, स्टीवनसन एंड शॉमेकर इक्वेशन जो अपने पास होती है, ये SC शॉमेकर्स इक्वेशन, ये बराबर होती है अपने पास DAB, A और B दो अलग अलग मॉलिक्यूल है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, बराबर RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। डेल्टा EN मतलब A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये इक्वेशन यूज़ करेंगे बेटा, इतने फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे RA और RB से। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट एटॉमिक रेडियाइज कि एक तो जिनकी डिफरेंट एटॉमिक कोवेलेंट रेडियाई, एक तो जब दोनों एटम सेम है तो हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, और दोनों अलग अलग हैं तो टोटल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा दोनों अलग अलग के एटॉमिक रेडियाई का सम। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा की अपन बात करें, H और F के बीच में, हाइड्रोजन और फ्लोराइड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। देखो बेटा, EN डिफरेंस इन HF, ये ले लिया अपन ने हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, तो HF के बीच में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और फ्लोरीन की हम राउंड फिगर में लेते हैं 4.0। तो अब इसके अंदर अपने को एटॉमिक रेडियस निकालना है, तो एटॉमिक रेडियस जैसे फ्लोरीन का और हाइड्रोजन का तो ऐसे ही निकालेंगे कि R ऑफ H मतलब D हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, तो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है जो भी है उससे अपने को RH कैलकुलेट कर लेंगे हम। फिर उसके बाद RF कैलकुलेट कर लेंगे, RF कैलकुलेट करेंगे DFF इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन फ्लोरीन डिवाइडेड बाई 2। अब उसके बाद अपने पास जैसे A और B के बीच में उसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालनी है, तो DHF बराबर हो जाएगा बेटा अपने पास RA हो गया यहाँ पे DHH डिवाइडेड बाई 2 प्लस DFF डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.09 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4.0 2.1, तो 4.0 और 2.1 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अपने पास आ गया इसमें 1.9, तो 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 1.9, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास DHF आ जाएगा। इस तरीके से अप्लाई करेंगे बेटा हमने इसको। इसमें कोई डाउट है किसी को? देखो बेटा, आयनिक रेडियस के अंदर दो आएंगे अपने पास, एक तो कैटायनिक रेडियस और दूसरा कैटायनिक और एनायनिक। ठीक है बेटा, अब देखो कैटायनिक रेडियस के अंदर क्या होगा, कैटायन कैसे बनता है आयनिक रेडियस में, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एनायन जो बनता है बेटा, एनायन इज फॉर्म्ड बाय
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बनता है और एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद गेनिंग बनता ऑफ है, इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इसके अंदर कैटायंस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जब नंबर बढ़ेगा तो सिग्मा इंक्रीजेस, तो सिग्मा इंक्रीजेस तो जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। तो इसके अंदर इसका एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, यूजुअली हम ये बोल सकते हैं, देखो कंक्लूजन इसका कि अ कैटायन इज always smaller than the parent atom. A cation is always smaller than the parent atom. cation हमेशा parent atom से छोटा होगा। छोटा होगा। दूसरा बोल सकते हैं anion is always larger लार्जर देन द पेरेंट एटम। एनायन हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होगा। सेकंड, ये तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये कह सकते हैं हम कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा हुआ, मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं तो उसका जेड इफेक्टिव इतना ही ज़्यादा होगा। तो मोर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोर इज़ द magnitude of positive charge smaller will be cationic radius due to smaller will be the cationic radius due to larger Z effective, ज़्यादा जेड इफेक्टिव की वजह से। सेकंड, मोर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा तो उसके अंदर ये कह सकते हैं अपन कि मोर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज देन लार्जर विल बी द एनायनिक रेडियाई। एनायनिक रेडियाई इतनी ज़्यादा होगी बेटा, क्यों होगी एनायनिक रेडियाई इतनी ज़्यादा? लार्जर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रेडियाई। एनायनिक रेडियाई इतनी ज़्यादा इसलिए होगी बिकॉज सिग्मा, वैल्यू ऑफ सिग्मा इंक्रीजेस ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैटायंस और एनायंस के अंदर कंसेप्ट लगेगा अपने पास। अब देखो अपन कंपेयर करते हैं कि सेम ग्रुप के लिए इसमें, जैसे एक है अपने पास Na+, एक है Mg2+, और एक Al+3। ये तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं बेटा। तो इनमें तीनों में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है 10 10 10 है, लेकिन इसमें देखो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इतना ही ज़्यादा है, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी, तो इसकी साइज़ सबसे कम होगी। ये इनकी कैटायनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई का ऑर्डर होगा। अब अगर अपन जैसे नेगेटिव चार्जेस की बात करें सेम इसमें, कि एक है अपने पास F-, एक है O2- और एक N3-, तो इसमें N3- सबसे ज़्यादा बड़ा होगा आयनिक रेडियाई में। क्यों होगा N3- सबसे बड़ा? क्योंकि इसके अंदर सिग्मा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो उनमें रिपल्शंस होंगे तो रिपल्शंस की वजह से उसकी साइज़ जो है, साइज़ क्या हो जाएगी बेटा? रिपल्शंस की वजह से साइज़ इंक्रीजेस। सो दिस इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड आयनिक रेडियाई। फिर अगर अपन पीरियड में बात करें, कि पीरियड के अंदर बात करें, तो पीरियड के अंदर, ये तो पीरियड के अंदर थे दोनों। अब ग्रुप के अंदर देखें तो ग्रुप के अंदर तो चार्जेस जो हैं वो ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में सेम रहते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस, ये बोल सकते हैं अपन टॉप टू बॉटम, क्योंकि पीरियड में तो डिपेंड करेगा कि वो कैटायन है या एनायन है। तो टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई
इंक्रीजेस, आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी बेटा टॉप टू बॉटम, ये है इसका कंसेप्ट। मेटेलिक रेडियस, देखो बेटा मेटेलिक रेडियस क्या होता है कि इसके लिए बोलेंगे 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम्स, और मेटल एटम्स दे आर बॉन्डेड बाय अ मेटेलिक बॉन्ड, इट इज द वन हाफ ऑफ द internuclear distance between two atoms bonded by a metallic bond. It is 1/2 of the internuclear distance between two atoms bonded by a metallic bond. अब देखो मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, मेटेलिक बॉन्ड मेटल एटम्स के बीच में बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जैसे मेटल एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये एक मेटल एटम है अपने पास M, और ये दूसरा मेटल एटम है M, तो इनके जो बीच में होता है ये हो गया DMM, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इनके बीच में जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये देखो इस तरीके से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड छोटा होगा इसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए छोटा होगा कि जैसे ये इस ओवरलैपिंग की वजह से, इस ओवरलैपिंग की वजह से ये जो रीजन हो गया बेटा, ये रीजन हो गया सब में कॉमन। दिस इज द कॉमन रीजन बिटवीन द टू मेटल एटम्स, दो मेटल एटम्स के बीच में कॉमन रीजन हो गया, इसलिए उनकी शेयरिंग से ऐसा होगा बेटा। ये इट इज़ द कॉमन रीजन हो गया, कॉमन रीजन हो गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे इसमें। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे तो उसकी वजह से दोनों एटम्स पास पास होंगे, उसमें दो एटम्स के ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप्ड होंगे, ओवरलैप्ड रहेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड या मेटेलिक रेडियाई इज ग्रेटर देन कोवेलेंट। कोवेलेंट से मेटेलिक रेडियाई ज़्यादा होगी बेटा इसमें। अब देखो मेटल एटम्स के अंदर जितनी ज़्यादा पैकिंग होगी, पैकिंग का मतलब एटम्स जितने टाइटली पैक्ड होंगे, तो जितने टाइटली पैक्ड होंगे तो उनकी जो रेडियस है, रेडियस इतनी कम होगी, रेडियस कम होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, उनकी बॉन्ड की ताकत क्या होगी उसमें ज़्यादा होगी। तो मोर इज़ द पैकिंग ऑफ मेटल एटम्स, मेटल एटम्स की पैकिंग जितनी ज़्यादा होगी, मोर इज़ द पैकिंग ऑफ मेटल एटम्स, लेस विल बी बॉन्ड लेंथ एंड मोर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत इतनी ज़्यादा होगी, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। ये अपने पास मेटेलिक रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटेलिक रेडियस के बाद फोर्थ इज वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल्स रेडियस, देखो बेटा वंडरवाल्स रेडियस के अंदर जैसे दो मेटल एटम्स हैं, ये उनके बीच में निकालेंगे
द मेटल एटम्स विच आर मेटल एटम्स, या ये कोई नॉन मेटल एटम्स कुछ भी हो इसके अंदर, विच आर नॉट बॉन्डेड विद ईच अदर, दिस इज कैलकुलेटेड बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन बॉन्डेड, जिनके बीच में बहुत वीक वंडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जो आपस में बॉन्डेड ही ना हो, उनके बीच में कैलकुलेट करते हैं। तो देखो नॉन बॉन्डेड है तो सबसे ज़्यादा, जैसे ये एक एटम हो गया यहाँ पे, नॉन बॉन्डेड एटम्स इन देयर सॉलिड स्टेट, उनके सॉलिड स्टेट के अंदर कैलकुलेट करेंगे इसको। तो नॉन बॉन्डेड एटम्स जब सॉलिड स्टेट में नियरर आएंगे तो ये मान लो एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो ये नॉन बॉन्डेड एटम्स हो गए बेटा। अब इन नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में इन दो का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये हो गया, तो इट इज़ 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। तो देखो ये इनका हाफ डिस्टेंस हो गया, तो ये दिस विल बी द वंडरवाल रेडियाई, दो एटम्स के बीच में ही। मान लो एक एटम ए है, ये ए है, तो दिस इज़ द वंडरवाल्स रेडियाई VWR। तो अपन ये बोल सकते हैं इन सब के कंक्लूजन से VWR वंडरवाल रेडियाई सबसे बड़ा होगा, फिर मेटेलिक रेडियस और फिर कोवलेंट रेडियस, और आयनिक रेडियस डिपेंड करेगा बेटा कि कैटायन है या एनायन है, तो उसके भी आप पे अपन डिसाइड करेंगे। तो ये है अपना जनरल कंसेप्ट रिलेटेड टू द साइज। अब इसके अंदर साइज के अंदर कुछ और कंसेप्ट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, टुमारोज लेक्चर।